ऑक्सीजन की प्रकार से ऑक्सीजन का स्वरूप बदलता है और उसमें चेंजेस आता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन चक्र क्या है? तो ऑक्सीजन चक्र यहाँ पे स्टडी करते हैं। ऑक्सीजन चक्र दैट इज ऑक्सीजन चक्र पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों, रिजर्वों में आयनों, ऑक्साइड्स और अणुओं में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बीच ऑक्सीजन परमाणुओं का जैव रासायनिक संक्रमण है। यानी ऑक्सीजन चक्र क्या है? ये एक प्रकार से देखा जाए तो ऑक्साइड्स के रूप में बदलना, ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करना। तो ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसका एक दूसरे तत्वों से रिएक्ट करके उसके वास्तविक स्वरूप में, जैसे ऑक्सीजन के स्वरूप में चेंजेस आ जाना और फिर उसके बाद वापस फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का ऑक्साइड्स में बदलना, फिर ऑक्साइड्स का मॉलिक्यूल का वापस ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स में बदलना, ठीक है, और फिर नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाना। तो ये मैंने जैसे नाइट्रोजन के साइकिल में था, और कार्बन में भी था, कार्बन से उसके इलेक्ट्रॉन से बदले और फिर वापस जो है कार्बन के रूप में एटमॉस्फेयर में विलीन हो गया। तो यही यहाँ पर ऑक्सीजन के रूप में ऑक्साइड्स में, उसके ऑक्साइड्स में बदलाव होना, ये चीजें। अब इसमें जो सब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, बहुत मात्रा में और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक ज्ञात जानकारी के अनुसार पृथ्वी में व्याप्त ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार क्रस्ट और मेंटल के सिलिकेट और ऑक्साइड खनिजों के भीतर है। अब यहाँ पे बात को समझिए, पृथ्वी बहुत बड़ी है और इस पृथ्वी में अगर हम देखें तो सेंटर में कोर और मेंटल है, सेंटर में कोर और मेंटल है। अब इस पोजीशन पे, इस यहाँ पर जो कोर है, मेंटल है, यहाँ पे बड़ी मात्रा में सिलिकेट, आयरन, ये सोचिए मोल्टन रॉक्स सब पड़े हुए हैं। अब ये सारी चीजें क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें ये सारे ऑक्साइड से युक्त, यानी जो क्रस्ट और मेंटल है, वीडियो में देखते चलिए, डायग्राम बना रहा हूं छोटा सा। तो इसमें जो क्रस्ट है, मेंटल है, इसमें क्या है, ऑक्साइड्स भरा हुआ है, ठीक है ना। अब मान लीजिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन इनबिल्ट है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन कहीं ना कहीं उसके ऑक्साइड्स के रूप में मल्टीप्लाई होकर है, अंदर व्याप्त है। तो इसके अनुसार कहा सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, क्रस्ट और मेंटल में सिलिकेट और ऑक्साइड्स के खनिजों में। तो सिलिकेट और ऑक्साइड के खनिजों में हमें ये ऑक्सीजन के तत्व देखने को मिलते हैं, जो कि मिनरल्स के अंदर समाहित है। और ये मिनरल्स जो है, ये सिलिकेट वगैरह सब कोर में भरा हुआ है। यहाँ पर कोर ऐसी स्थिति है जहां पर पत्थर तक गले हुए फॉर्मेट में, लोहा पत्थर सब गले हुए फॉर्मेट। तो पृथ्वी के गर्भ में अगर हम चले जाएं, अब बिल्कुल जैसे ज्वालामुखी जब फूट के निकलता है तो वो इतना कोर का मटेरियल है, ऑक्साइड से सिलिकेट सब बाहर आता है और फिर वो थोड़ी देर बाद जम जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के क्रस्ट यानी कि अंदर चले जाएं एकदम कोर में, तो यहाँ पे हमें गला हुआ लोहा पत्थर ये सब मिलेगा और इसी में सिलिकेट, इसी में ऑक्साइड से भरा हुआ है। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड से मॉलिक्यूल है वो व्याप्त, सबसे ज्यादा मात्रा में व्याप्त है, ठीक है। फिर वो फ्री नेचर के अलग करते, जैसे जैसे हमारे फ्री नेचर होता है। हेलो, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गया, कोर और मेंटल वाला, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, विमुक्त ऑक्सीजन के अलावा अतिरिक्त ऑक्सीजन सतह में फैले विभिन्न स्वरूपों के अणुओं में व्याप्त है, जैसे बायोमास के रूप में। बायोमास में ऑक्सीजन है। बायोमास क्या है, बायोमास यानी कि जो जैव पदार्थ उत्पाद है, प्रोडक्शन है, जो जीवों से जो निकला हुआ प्रोडक्शन है, जैसे लकड़ी है। तो अब लकड़ी क्या है, जीवों से, अब लड़की को मत मानिएगा, लकड़ी को मानिएगा, ठीक है। लकड़ी है तो वो क्या है, जीवों से जो प्रोटेक्टेड है, तो वो बायोमास के रूप में। फिर अब बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे H2O कहते हैं, तो
H2O है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी पानी, तो पानी में है ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स है तो ऑक्सीजन के तत्व है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी सीधा सीधा O2 बैठा हुआ है यानी ऑक्सीजन, ठीक है ना। HNO3 एसिड भी है, नाइट्रिक एसिड इसमें भी है। NO नाइट्रेट से, नाइट्रोजन नाइट्रेट से, कार्बन मोनोऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, that is aluminum oxide, silicate oxide, lead oxide, में पर्याप्त सब नहीं, जहां ऑक्साइड लग रहा है वो एक प्रकार से सर क्या है। आवाज नहीं आ रही आपकी। आप लोग अपनी ओर से म्यूट करो भैया, आप लोग म्यूट कर लीजिए सब लोग। हाँ बस, तो फिर आवाज आएगी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। वायुमंडलीय मुक्त ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत प्रकाश संश्लेषण है, और ऑक्सीजन का जो मेन सोर्स बताया जा रहा है वो फोटोसिंथेसिस है, जो शर्करा और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मुक्त ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है, जब मिलता है तो एनर्जी उसके साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पानी को जब एनर्जी यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जब कंबाइन होते हैं तो क्या निकलता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्लस एनर्जी, और ये तीनों तत्व जब मिलेगा तब क्या निकलेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकलते हैं, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल त्याग होता है। इसके बाद अगला है ओजोन साइकिल। अब ओजोन साइकिल, वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण समताप मंडल के भीतर ओजोन क्या है, O3 है। अब O3 क्या मतलब, 2O2 होता तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो जाते। अब हुआ ये कि ऑक्सीजन जो है वो एक है और एक आधा है, यानी 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ऑक्साइड्स एक प्रकार से देखें तो इस प्रकार से ये क्या है, अनसैचुरेटेड, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन की तुलना में हल्की हुई और ये ऊपर निकल गई, ऊपर निकल गई, समताप मंडल पे जाकर रुक गई। रीजन, गुरुत्वाकर्षण उसके प्रभाव के दृष्टिकोण से जितना हल्का है उस हिसाब से वहां रुका। अब नाउ वहां पर क्या किया, पृथ्वी के चारों ओर एक कवच बन गया। जनरली ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड तक हमारे लिए खतरनाक है, नुकसानदायक है, नीचे होगा तो अपने आप को पूरा करने में लग जाएगा, लेकिन ऊपर निकल गया। अब वह अनसैचुरेटेड है, ऊपर निकल गया तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, वैसे तो नुकसानदायक है लेकिन ऊपर जाने के बाद ये हमारे लिए क्या, एक वाइटल रोल अदा करने लगा, सुरक्षा कवच। कैसे, सूर्य से आने वाली अल्ट्रा बैगनी किरणें, परा बैगनी किरणें, वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये एक्चुअली भूखे हैं, कुछ भी एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, समझ लीजिए इस बात को, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और 99% तक एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, और जो बचे उसको वापस भेज दे रहे हैं, और 1% से 2% तक अंदर आने को छन्नी के रूप में जाने दे। अगर ये पराबैंगनी किरणें पूरी तरीके से पृथ्वी पर आ जाएं, सोचिए अगर ये पराबैंगनी किरणें पूरी तरीके से पृथ्वी पर आ जाए, देन व्हाट, पृथ्वी पर आग लग जाए, पूरी पृथ्वी जल जाए, पूरी पृथ्वी की कहानी खत्म हो जाए, सब तरफ आग मग्नता, जल पूरी तरह से आग लग जाए, जंगल वंगल सब खत्म हो जाए, पृथ्वी पर जीवन रहना ही मुश्किल। तब ना ऑक्सीजन काम करेगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना फायर ब्रिगेड, ना कोई भी प्रकार का गैस। कुल मिलाकर के अब ऐसे दृष्टिकोण से देखें तो ये तो ब्रह्मास्त्र है, पृथ्वी की रक्षा कर रहा है। सम तापमंडल, अब इसको क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे तापमान को ये समान बना, नहीं तो तापमान पृथ्वी पे 5000 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे, पृथ्वी पे आग लग जाए, आग ना लग जाए बल्कि पूरी पृथ्वी जल जाए, मंगल ग्रह जैसी स्थितियों पर पहुंच जाए जहां पर केवल गर्मी गर्मी है, जीवन बहुत असंभाव्य है।
लाल ग्रह, वीनस ग्रह इत्यादि पे चले जाए, शुक्र ग्रह, सब कुछ ऐसे ग्रह हैं या सैटर्न वगैरह पे चले जाए तो वहां पे क्या जल ही रहा है सब कुछ, तो कुछ ऐसी स्थिति पृथ्वी पे हो जाए तो जीवन के दृष्टिकोण से ये जो ओजोन है ये बहुत मारक है, बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रकार से हमारी सुरक्षा कवच करने वाला है। ठीक है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति कारण समताप मंडल के भीतर ओजोन और ओजोन परत का निर्माण हुआ। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति कारण इसका हुआ, यानी ऑक्सीजन जब पृथ्वी पे आया तो जो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके वो नीचे रुक गए भार के वजह से, और जो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था उनके कंपाउंड्स हल्के हो गए और वो ऊपर निकल गए, यानी कि पृथ्वी पर ये ऑक्सीजन की वजह से ये ओजोन निर्मित हुआ। ठीक है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति कारण समताप मंडल के भीतर, और समताप मंडल तक क्यों पहुंच गया, क्योंकि उसका वेट मास कम था। ठीक है, वो ऊपर हल्के होकर उठ गई और ऊपर चली गई। ओजोन का परत का निर्माण करती है। ओजोन ऑक्सीजन चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ओजोन लगातार पृथ्वी के समताप मंडल में पुनर्जीवित होता है। अब ऑक्सीजन का टूटना, ओजोन का बढ़ना, ठीक है, फिर ओजोन का टूटना, ऑक्सीजन बनना, ये प्रक्रिया ओजोन ऑक्सीजन चक्र कहलाती है। यानी ऑक्सीजन साइकिल और ओजोन साइकिल दोनों को इसमें जोड़ा जा सकता है। बात को समझिएगा। ऑक्सीजन साइकिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ओजोन अगर O3 में एक O आकर मिल जाए, O3 में एक O जुड़ जाए, देन वो क्या होगा, वो तुरंत ही 2O2 बन जाएगा। इस बात को समझिए। जैसे ही O3 में एक आकर मिलेगा, मैं आपको एक यहाँ पर दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको? स्क्रीन पर मैं कुछ लिख रहा हूं, वो दिख रहा है? अभी क्या दिख रहा है? नहीं, नहीं सर। स्टक हो गई, फिर इसका मतलब कि फिर से जोड़ना पड़ेगा। नाउ विजुअलाइजिंग हो रहा है? हाँ सर। यस सर। अब ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में मतलब 3 मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, यानी कि O+, यानी प्लस O प्लस O, और ये इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, O3। 3। ये बन गया O3। चलिए ये बना O3। ठीक है। अब अगर इसको आप देखें, सिर्फ हम 2 O ले लें, सिर्फ 2 O ले लिया जाए, तो फिर ये बन जाएगा O2 ऑक्सीजन, राइट? जी सर। नाउ अब यहां पर अगर हम देखें तो O2 में, यानी एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में अगर हम एक O जोड़ दें, यानी कि तो ये बन जाएगा आपका O3। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन में एक O के मॉलिक्यूल मिला तो ये ओजोन में बदल गया, तो ऑक्सीजन से ओजोन का बनना होगा। लेकिन ओजोन है, अब ये O3 है, ये अगला स्टेप देखिएगा, ये O3 है। O3 में अगर हम
किसी तरीके से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जोड़ दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसको हम अगर देखें तो ये आपको O4 दिखाई देगी, ठीक है ना। अगर हम इसको देखें तो आप इसको साधारण लैंग्वेज में, साधारण भाषा में कहेंगे O4, लेकिन O4 नहीं लिखा जाता है। इस O4 की जगह पे हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे 2O2, यानी 2 ऑक्सीजन, 2O2। ये हुआ क्या, ओजोन था O3 और O3 क्या हो गया, टूट गया। O3 के साथ क्या है, रिएक्शन हो गया, टूट नहीं गया, रिएक्शन हो गया। और उसे क्या मिल गया, उसे एक अगर इसी तरीके से ऑक्साइड मिल गया, ऑक्सीजन का एक ऑक्साइड मिल गया तो वो तुरंत रिएक्ट करके ऑक्सीजन में। अब अगर मान लीजिए यहां पर हम PO यानी लेड ऑक्साइड को जोड़ दो, तो लेड ऑक्साइड क्या है, लेड ऑक्साइड अनसैचुरेटेड है ना, उसका ऑक्साइड्स के फॉर्मेट में पूरा कंप्लीट नहीं होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे 2O2 प्लस लेड बन जाएगा। तो अगर किसी तरीके से ये ऊपर पहुंच गया, लेड ऑक्साइड पहुंच गया, तो ओजोन को तोड़ देगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। पॉइंट को समझिए। अब अगर H2SO4 पहुंच जाए, H2NO3 पहुंच जाए, HNO3 पहुंच जाए, जहां एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलेगा, तुरंत ओजोन रिएक्ट कर, और जैसे ही वो अपने साथी को पाएगा तुरंत अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, सैचुरेट कर लेगा, ऑक्सीजन में बदल जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन होगा वो खुश हो जाएगा और भारी हो जाएगा, और भारी होकर ऊपर से नीचे उतर आएगा। तो खुशी की बात है कि हमें ऑक्सीजन मिल गया, और हम बहुत खुश होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। ऑक्सीजन की ढेर सारी मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऊपर क्या हुआ, ओजोन मंडल में ओजोन की कमी होने लगी। अब ओजोन की कमी होने का क्या मतलब है, उस जगह पे ओजोन नहीं होगा जिस जगह से ये ओजोन कन्वर्ट होकर ऑक्सीजन बन के नीचे चले आए हैं, वहां पर परावैंगनिक किरणें बड़ी तेज गति से झाएं करके अंदर घुसना शुरू करेंगी और वो पृथ्वी के ऊपर आ जाएंगे। परावैंगनिक किरणें बड़ी मात्रा में पृथ्वी प्रवेश करना शुरू करेंगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग पैदा होने लगेगी। सब तरफ गर्मी गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े बर्फ के जो पहाड़ हैं, आइस कैप्स है, आइस कैप्स बताया था आपको, ठीक है ना, आइस कैप्स है, वो गलने लगी। अगर सारा आइस कैप गल जाए तो पृथ्वी के ऊपर भूमि ही ना रह जाए, यानी पृथ्वी पे इतना पानी है, इतना ज्यादा पानी है कि पृथ्वी पे भूमि नहीं रहेगी, सब समुद्र ही समुद्र, पहाड़ तक दफन हो जाएंगे। ये स्थितियां हैं। अब ये बड़े बड़े पहाड़ जो पठार जो बर्फ के हैं, ये बर्फ के रूप में उनकी जो बड़ी बड़ी सिल्लियां हैं समुद्र के ऊपर जमी पड़ी हुई हैं, समझे, इनके वजह से जमीन मिल गई, और नहीं तो जीना असंभव। या जी सबमरीन में जी जाकर नीचे आराम से समुद्र के अंदर हम भी लोग मछली बन के टहलेंगे, यही स्थिति होगी, ठीक है ना। हम सबमरीन में क्लास लेंगे आप लोगों के लिए, और भारत सरकार उसके लिए व्यवस्था करेगी, ठीक है ना। तो अब सोचिए कि सब तरफ ये ओजोन का कितना बड़ा वाइटल रोल है। अब अगर ये कैसे होगा, ये दो कारणों से हो सकता है। एक तो प्राकृतिक कारण भी है, प्राकृतिक कारण पृथ्वी पे सूर्य की किरणों से बढ़ना घटना, तमाम प्रकार के रिएक्शन, और जो मनुष्य के एंथ्रोपोजेनिक यानी मानवों द्वारा उत्पादित जो कारक है, कि भैया पेट्रोलियम पदार्थ जलाया, खूब बहुत कुछ हमने पन्नी उठा के जला दी, अब पन्नी जो है वो जला, अनसैचुरेटेड एलिमेंट निकले, फक उड़ते चले गए, ऊपर सीधा निकल गए। कल कारखानों से धुआं निकल रहा है, नाइट्रिक एसिड के रूप में निकल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में निकल रहा है। अब ये सारे जितने धुएं हैं, नाइट्रेट्स हैं, ये इनमें NO3 है, NO2 है, यानी ओके संरचना कंप्लीट नहीं है, अनसैचुरेटेड है, ये ऊपर निकल गए और ये जाकर रिएक्ट कर गए ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन बदल देंगे, ओजोन खत्म कर देंगे।
ओजोन खत्म हो जाएगा तो पराबैंगनी किरणें अंदर आएंगी और पृथ्वी पे गर्मी पड़ने लगेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी और फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे बहुत ज्यादा गर्मी। सर फिर सरकार 4,000 देगी लकड़ियों के लिए, चिता जलवाने के लिए। क्या हो गया? सरकार भी तो अपना योगदान देगी ना सर। सरकार योगदान भी तो दे रही है। चले ओजोन क्या है? पहली बार ओजोन क्या है ये तो मैंने बता दिया, कुछ फैक्ट्स। इसकी खोज क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनबियन ने किया, तो ये आपको मिल गया एक पॉइंट, इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनबियन। ठीक है, इसकी खोज किसने किया? क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनबियन ने किया। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता में ओजोन पृथ्वी तल से 10 से 50 किलोमीटर के मध्य स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों, ये इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। अब ओजोन परत, अब यहाँ पे दो वर्ड अलग है, एक तो ओजोन जिसकी खोज किसने किया? क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनबियन, जबकि ओजोन परत जिसके विषय में हमें बाद में पता चला है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया? इसकी खोज किया है चार्ल्स हेनरी ब्यूसेन। तो ये ओजोन परत की खोज करने वाले चार्ल्स हेनरी ब्यूसेन थे 1913 में। तो जब मैं आपसे पूछूंगा तो कल ये 2 पॉइंट बन जाएंगे पूछने के लिए, 3 पॉइंट तैयार हो गए। ओजोन की सांद्रता नापने के लिए यानी डेंसिटी, कितना मात्रा में ओजोन है, ठीक है, हम किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? तो हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं, मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं, किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? किसका करते हैं? अरे किसका करते हैं? डॉप्सन यूनिट का करते हैं। ठीक है, मिलीमीटर किलोमीटर का प्रयोग नहीं करते, डॉप्सन यूनिट का प्रयोग करते। ठीक है, हाँ करें, हाँ किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से, हाँ ओजोन के साथ सूर्य से बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं। यदि ये पूर्ण मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचे तो पृथ्वी पर जीवन को बड़ी मात्रा में हानि पहुंचेगी। ऐसे में ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है और यह 97 to 99% 97 से 99% तक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही यह पृथ्वी पर तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है, इसीलिए इसको समतापमान मंडल कहा जाता है, समताप मंडल। और इससे ऊपर होता है तापमंडल, यानी जहां ओजोन के बाद ऊपर चलेंगे तो वहां बहुत भयंकर तापमान मिलेगा, 500-5000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे आप पहुंच जाएंगे। तो इसके नीचे जो है फिर यहाँ पे ये समताप करता है और फिर नीचे आता है, बहुत डिफरेंट किया। मतलब ये पूरा मैजिकल गोला है, मतलब ये वो पीके वाली फिल्म का ये गोला जो है बहुत विशेष गोला है, मैजिकल गोला है। यहाँ पे हमें कैसे कैसे एक एक लेयर तोड़ो तो फिर पता चले। ऐसे आप ऐसे निकल दो अंतरिक्ष में टहलने के लिए, तो पहले अंतरिक्ष में पहुंचो, तो पहले यहाँ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को निकालने से पहले जल के एकदम रातों रात हड्डी फड्डी सब जल जाएगी, बचेगा कुछ नहीं। लेकिन हाँ कपड़े वपड़े पहन के कायदे से तरीके से फाइबर में लगा करके बड़ी गति के साथ निकल गए और अंतरिक्ष में पहुंच गए और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकल गए। जिस गति में पहुंचे उसी गति में 72,000 किलोमीटर में पहुंचे तो 72,000 किलोमीटर की गति पकड़े रहो, 10 मीटर की गति 30 मीटर की, और अगर 10 सेंटीमीटर की गति से चलते रहो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव शून्य हो जाएगा। आप यूं ऐसे पड़े रहेंगे, उड़ते रहेंगे, कुछ ज्यादा नाम नहीं ऐसे, जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ फिर उसके बाद किसी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पहुंचेंगे तो फिर उसके चक्कर काटने लगेंगे, वो पगड़ा बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ ही पृथ्वी पर तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका। अब यहाँ पर ओजोन सतह को प्रभावित करने वाली गैसें, अब बेसिकली ऑक्साइड्स कौन कौन से जो गैसें, कुछ गैसेस और कुछ ऑक्साइड। तो पहले नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये खतरनाक है क्योंकि इसमें सिंगल O है। सिंगल O मतलब अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है तो ये तोड़ेगा, O3 के साथ रिएक्ट करेगा और नाइट्रोजन N2 हो जाएगा और 2O2 बन जाएगा। नाइट्रोजन भी भारी होगी, नीचे आएगी, ऑक्सीजन उससे भारी है और एकदम नीचे आएगी, ठीक है ना, और वहां ओजोन खत्म हो जाएगा। तो अगर कहीं ऊपर पहुंच गया नाइट्रिक ऑक्साइड तो क्या करेगा? ओजोन तोड़ देगा। इसी तरह से N2O नाइट्रस ऑक्साइड भी, ये भी खतरनाक है।
उसके बाद हाइड्रोक्सिल OH, अब यहाँ पे भी देख रहे हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ये तीनों कंपाउंड आपने देखा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये दो ब्लीचिंग एजेंट है, जो क्लोरीन और ब्रोमीन, ये गैस ही ऐसी हैं कि एक जो है ऑक्सीजन को तोड़ देती है, ये ओजोन को तोड़ देती है, ये क्लोरीन ब्रोमीन। अच्छा उसमें देख लीजिए, नोट्स ले लीजिए। हाँ लो नोट्स ले लो, तुम्हारा वो मोबाइल का चक्कर है। पेज नंबर क्या है? 60। नाइट लिखा है नोट्स में, देखो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोक्सिल्स हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। बेसिकली ये गैसें प्रभावित करती हैं, ठीक है। इसके बाद ओजोन परत के क्षय से उत्पन्न होने वाली विकृति। अब सोचिए कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए, क्षय मतलब डिप्लीट हो जाए, टूट जाए, तो क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो स्किन के कैंसर हो। अब भाई त्वचा करो, क्योंकि एक बार की नहीं होगा कि एक झटके में सारा यूवी आके गिरने लगे और हम जल जाए, खड़े खड़े जल जाए, ऐसे नहीं। खड़े खड़े तभी जलेंगे जब ओजोन बिल्कुल से गायब हो जाएगा और झटके में वो पराबैंगनी किरणें आ जाएंगी। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर का लेवल बढ़ेगा, पराबैंगनी किरणें सीधे हमारे ऊपर आकर रिएक्ट करने, हमें नहीं पता चलेगा और आप पाएंगे कि आपकी बॉडी पे स्किन कैंसर। पहले तो कैंसर क्या होता है बताया था। बॉडी पे पहले रिएक्ट करेगा ना, बॉडी सामने खुला है ना, ये स्किन पे प्रभाव पड़ेगा। पाया जाता नहीं, इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी ना भाई। जब वायरस फैला ज्यादा है तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। अभी नॉर्मल थोड़ा आने का ऐसा थोड़ी कि सिर्फ स्किन कैंसर इसी कारण से, ये तो एक बीमारी है जो अन्य कारणों से भी हो सकती है। ये कारण बढ़ेगा यानी इसकी मात्रा बढ़ेगी। अब यूवी की मात्रा जब बढ़ेगी तो स्किन कैंसर का भी रोग ज्यादा बढ़ेगा। तो पहले कैंसर क्या होता है, व्हाट इज कैंसर, बताया है मैंने, पहले भी बताया है। ये सब लोग कौन है भाई? पहली बात तो आज लोग बहुत कम है, कल 25 लोग तक रेंज पहुंच गया था, आज ये लोग गायब कहाँ है? लाइट चली गई इसलिए इन पे अल्ट्रावायलेट किरणें भी वही काम करेंगे, एक प्रकार से वेव्स हैं, रेज हैं, और वो आपके न्यूरॉन सेल को ब्रेक करेगा। एक्सरे ज्यादा नहीं बोला जाता है करने को, सीटी स्कैन मना होता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इनमें वेव्स कितनी है। और ये सारी चीजें ये होता है ना कि बाद में, और कैंसर एक दिन में नहीं पता चलता, उसे होने के बाद कई बार ऐसा होता है कि बहुत माइन्यूट लेवल की डिफेक्ट अंदर किसी पार्ट का हुआ वो पता नहीं चलेगा, हल्की फुल्की स्थिति में आप दवाई ले रहे हैं, आराम मिलता चला जाएगा, तो पता चलेगा 10 साल 12 साल बाद फिर वो कैंसर है। आपको कैसे कैंसर होता पता ही नहीं चलता। बहुत होता है ना, अरे भाई इनको कैंसर है, कैसे, अरे सब ठीक ठाक करता तो बनता था कुछ। अब हो सकता है आज से 5 साल 7 साल पहले सीटी स्कैन या तमाम प्रकार के स्कैन से भी हो सकता है, कोई वेव्स रेज, ये सारी चीजें प्रभावित हो सकती है। खाने पीने का ठीक से ना चक्रण होना, ये भी हो सकता है। इन सब चीजों की वजह से कैंसर पनप सकता है। ठीक से सो नहीं रहे, बहुत टेंशन में, बहुत शरीर की गतिविधियां प्रॉपर नहीं चल रही हैं, माइंड पूरा तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बहुत वजह से तंबाकू का सेवन बढ़ाए चले जा रहे हैं, मुलायम स्थानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये सारी चीजें जो है प्रभावित हो सकती है और फिर ये कैंसर का रोग। अब स्किन पे यूवी किरणें गिरी तो वो एक प्रकार से वेव्स गिर रही हैं, आपके अल्ट्रावायलेट किरणें ने क्या किया, वहाँ के न्यूरॉन से उसको चेक कर दिया। अब वो जो स्किन के सेल्स हैं उनको खाना पीना मिल रहा है प्रॉपर्ली, तो वो खाते चले। जैसे आप ज्यादा खाना खाएंगे तो क्या होगा, फैटी हो जाएंगे, यानी आप अगर 70 किलो के तो 140 के हो जाएंगे, क्या होगा, सेल्स बढ़ गए ना। अब ये शरीर ज्यादा ग्रोथ हो गया तो आपको फिर तमाम प्रकार की बीमारी आएगी, अब बॉडी एकदम लचीली नहीं रहेगी, वर्क नहीं हो पाएगा, वर्थलेस हो जाएंगे, और फिर बहुत ज्यादा होगा तो फिर वही आपके कॉज बनेगा। देख ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं।
कुछ ऐसी स्थिति होती है फिर अंगों में, वो अंग तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा ना ट्यूबर बन के, लटकने लगेगा, सड़ने लगेगा। कितना टाइम वो लटकेगा? सड़ेगा, सड़ेगा तो उसका मांस, उसमें जो टॉक्सिक्स हैं वो आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाएगा, और वो सेल्स में प्रवेश कर, ब्लड में से दुनिया भर की कॉजेस क्रिएट कर देगा। तो ये सारी चीजें होती है कैंसर, ठीक है। तो अति सर्वथा वर्जिते, और तमाकू समाकू प्लीज मत खाएं, ठीक है। हाँ, अब खाने में टेस्टी होता है या नहीं होता है, ये तो जो लोग खाते हैं वही बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप मत खाइएगा, मैं यही कहूंगा। अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। डैमेज टू प्लांट्स। अब पेड़ों को भी दिक्कत होगी भाई, पौधे पेड़ हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तमाम दिक्कतें होंगी, पौधों को नुकसान होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? यानी मोतियाबिंद, क्लोडिंग ऑफ लेंस इनसाइड द आई व्हिच डिक्रीजेस द विजन। अब जनरली मोतियाबिंद क्या है? जिसमें आपके जो आंखों के अंदर जो लेंस लगी हैं, वो जैसे ही आप दूर का देखते हो, जैसे मान लीजिए दूर से देख रहे हैं, ठीक है, प्रीति को देख रहे हैं, तो जब प्रीति को देख रहे हैं तो मेरे आंखों के लेंस बढ़ गए, ऐसे देखने के लिए, ठीक है। अब हम पास से अगर हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, शुभम को देख रहे हैं, मेरे आंखों के लेंस छोटे हो गए, फिर इधर देखे खट्टे से बड़े, फिर इधर देखे छोटे, फिर इधर बड़ी तेज बढ़ता। यानी क्यों? क्योंकि हमारे जो आंखों में लुब्रिकेंट्स पड़े हैं वो इतना प्रॉपर है कि हम फटे से उधर देखेंगे तो बड़े हो जाएंगे, खट्टे से इधर पल्स ऑफ सेकंड वो घट बढ़े। लेकिन अगर लुब्रिकेंट्स घट जाए तो फिर ये बढ़ गए, प्रीति की ओर देखते, और उसके बाद जब यूं देखें तो सुबह ठीक से दिखने में, क्योंकि फ्लोडिंग होने में समय लग रहा है, झिलमिलाहट दिख रहा है, ऐसे कर रहे हैं, क्या हो गया? लुब्रिकेंट्स दवाई डालने लगे। अब पता चल रहा है जब दूर देख रहे हैं तो बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो दूर ऐसे देख, समझे नहीं? फिर चश्मा लगा लिया, बहुत लोग लगाए, ठीक है, समझ रहे होंगे, ये प्रॉब्लम फील करते होंगे कि दूर ठीक से नहीं दिख रहा है, पास ठीक से नहीं दिख रहा है। ये सारी प्रॉब्लम क्या है? लेंस की। अब ओल्ड एज में क्या है? लुब्रिकेंट्स की कमी हो जाती है, बॉडी की जो आंखों के लेंस है वो वर्क नहीं करते प्रॉपर्ली, तो जनरली क्या आर्टिफिशियल लेंस लगा दी जाती है। आर्टिफिशियल लेंस हमारे लिए 8-10 साल के लिए फुर्सत हो गया, हम प्रॉपर्ली देख सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड एज में ऐसा बहुत आया है। लेकिन यहाँ कम उम्र में ऐसा हो जाए कि 12 साल के बच्चों के साथ ऐसा होने लगा, 15 साल के लोग, 20 साल के लोग, और ये जब मात्रा बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से ये सारी गैसेस का रिएक्शन यूवी किरणें पृथ्वी पे आए। रिडक्शन ऑफ प्लांटन। प्लांटन मतलब समुद्री जल जीव, समुद्र के सभी प्रकार के जल जीव। प्लैंकटन मतलब प्लांट नहीं, जल जीव, जिसमें समुद्र की घास से लेकर के समुद्र के अंदर जो छोटी छोटी जीव जंतु है सब। भी मैंने आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बनाए, पौधे जो ऐसे जो समुद्र के अंदर भी रह रहे हैं, आपने वीडियो में भी देखा, वो जी रहे हैं, कहाँ से जी रहे हैं? खा पी के जी रहे हैं कीड़े मकोड़ों को। अब पता चले वो कीड़े मकोड़े ही मरने लगे, क्योंकि यूवी की किरणें जब आएंगी तो सबसे पहले जो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे, जब वो मर जाएंगे तो पौधे प्लांट जो अंदर वो मर जाएंगे। उन प्लांट्स के आधार बहुत सी मछलियां, बहुत से जीव हैं जो उनको खा के जी रहे हैं, और ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को खाकर मछलियां जी रही, बहुत कुछ है। पता चलेगा जब सूक्ष्म जीव मर जाएंगे तो मछलियां मर जाएंगी तो बड़े बड़े मछलियां मर जाएंगे, फिर बहुत से जीव मरने लगेंगे। सब जीव मर मर के ऊपर सड़ सड़ के तैरने लगेंगे समुद्र के किनारे, एकदम मुर्दा घाट लग जाएगा। और मछली लेने जाओगे, मरी मछलियां मिलेंगी, मछली ही नहीं मिलेगी, खाने पीने की भी समस्या शुरू हो जाएगी। झींगा मछली जो बहुत ज्यादा खाई जाती है वही नहीं मिलेगी, फिर लोग मछली नहीं खा पाएंगे। कलकत्ता वाले लोग ऐसे परेशान हो जाएंगे, ठीक ना? कुल मिलाकर के ये प्रॉब्लम्स है जो कि हो सकती है। इसके बाद ओजोन होल, मैंने सबको सर्वे एक नॉर्मल तो बता ही दिया था आपको। अब ओजोन होल अभी बताया था मैंने कि छिद्र हो जाना। अब हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार अटलांटिक जोन पर लगभग 33% ओजोन की मात्रा की कमी देखी गई। अटलांटिक जोन पर यानी कि पोल्स पर देखा गया है कि 1975 के अनुसार जितना ओजोन हुआ करता था उसमें लगभग 33% घटोतरी हो गई। अब आप सोचिए, अगर पोल्स में 33% की घटोतरी हो जाए
तो यूवी किरणें अब पोल्स के ऊपर आ रहे हैं और वहीं बर्फ जमी है, परिणाम स्वरूप गर्मी तो बढ़ेगी ही, बर्फ गलेगी तो समुद्र का स्तर उठेगा। अब अगर समुद्र का स्तर उठेगा तो जो समुद्र में जो छोटे छोटे द्वीप हैं उन द्वीपों का जलमग्नता शुरू हो जाएगी। एक रिकॉर्ड के अनुसार लगभग विश्व में 20,000 द्वीप जलमग्न हो चुके 100 वर्ष में, 20,000 द्वीप। और देखते देखते अगर ऐसी स्थिति रहा तो ये कहा जाता है कि 60 से 70 साल में मालदीव जैसे बड़े बड़े द्वीप गायब हो जाएंगे, श्रीलंका जैसे द्वीप खत्म हो जाएंगे। और भारत के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप तो खत्म ही हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप डूब जाएगा। और ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग होता रहा तो ये क्षेत्र घट जाएगा और समुद्र स्तर बढ़ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति आएगी। जब अभी एक छोटा सा तूफान आता है तो कुछ समय के लिए लोग हट जाते हैं, लेकिन अगर लगातार तूफान जैसा समुद्री आ जाए, घर के अंदर समुद्र का पानी रहेगा तो रोज रह पाएगा। तूफान फिर दायरा भी बढ़ाएगा और स्थितियां होने लगी। जहां जहां तूफान तो पहले भी आते, लेकिन अब तूफान काफी दूर तक असर दिखाते हैं। इसका कारण क्या है? जल की स्थिति बढ़ती है, जलमग्नता की स्थिति होने लगी। ठीक है, ये ओजोन होल एटलांटिक स्प्रिंग अर्थात सितंबर से दिसंबर में मध्य यहाँ पर उत्पन्न मौसम में पश्चिमी हवाओं के चलने से उत्पन्न होता है। तो सितंबर से दिसंबर के समय में इसका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि जब हवाएं उल्टी दिशा में चलती हैं, देखिए जनरली क्या हुआ, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे फटा, ठीक है, वहां पे यूवी आए, वहां पे एक प्रकार से गर्म हवाएं विकसित हुई। अब ये सितंबर से दिसंबर में मौसम का परिवर्तन जब हो रहा है तो वहां से हवाएं घूम रही है और फिर उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये जब एटलांटिक स्प्रिंग उठता है, यानी एटलांटा की हवा जब आए तो वहां की गर्म हवाएं जब इधर चल पड़ेंगी तो वो नुकसानदायक। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? सर उसको एल नीनो बोलते हैं क्या सर, जो ठंडी हवा होती है गर्म? तो भी मैंने आपको ओजोन के विषय में बताया। अब सरफेस लेवल ओजोन की बात करेंगे, भौम स्तरीय ओजोन। अब भौम स्तरीय का मतलब क्या है कि जो ओजोन जमीन पर पनप रहा है, ठीक है, वो ओजोन हमारे को नुकसानदायक है क्योंकि अनसैचुरेटेड एलिमेंट है। अब इसमें क्या क्या बातें हैं तो ध्यान से नोट्स को देखिए। ओजोन की संरचना वो चाहे पृथ्वी की सतह पर पाई जाए या समताप मंडल में स्थित ओजोन परत एक समान ही रासायनिक तत्वों से निर्मित। ये बात तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई O3 ही कहलाएगा, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर, वो तो क्लियरली है। ओजोन परत मानव को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करती है, ये भी आपको पता है, क्योंकि ओजोन परत पर्यावरण की उच्च स्तर पर विद्यमान है जहां पर मानव इनमें सीधे प्रभावित नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतही ओजोन या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, अब इसे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कहेंगे, और जो उससे पहले ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन मैंने कहा, क्योंकि ओजोन मंडल में पाया जाता है उसे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन कहेंगे, और इसे ट्रोपोस्फेयर ओजोन कहेंगे। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एक पर्यावरणीय प्रदूषक है, अब ये खतरनाक है, इसीलिए अब देखिए ओजोन जहां हमारे लिए कितना अच्छा था, ना हो तो जीवन ही नहीं होगा, वहीं अगर ये ट्रोपोस्फेयर में होगा यानी जहां हम जी रहे नीचे पाया जाएगा तो ये भी प्रदूषण का काम करेगा। इसकी उत्पत्ति सीधे कार व इंजन और औद्योगिक गतिविधियों से नहीं होती। अब यह महत्वपूर्ण बात है कि आपने कार चलाया उससे नहीं, पेट्रोल से निकल के धुआं से नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन से पैदा, उस धुएं के रिएक्शन से या अन्य चीजों से, सीधे नहीं कि पेट्रोलियम पदार्थ चला ओजोन निकल गया, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन से युक्त वायु का, अब ये जो कार्बनिक और हाइड्रोकार्बनिक एटमॉस्फेयर हो गया, यानी एटमॉस्फेयर, इसका वायु का, इस वायु का सूर्य की किरणों के साथ प्रतिक्रिया। अब थोड़ा सा इस पॉइंट से, अभी मैंने आपको बताया कि इक्वेटोरियल रीजन में गैसेस हल्की हो गई, परिणाम स्वरूप अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य की किरणें आई वो वहां पे ओजोन का निर्माण करने देंगे, ठीक है। वो 1200 मिलियन ओजोन जो प्रति वर्ष ऐसे प्रतिदिन बन रहा है, क्योंकि उस रेंज में गैसेस की जो लेवल था, स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है और सूर्य की किरणें उनको तोड़ देंगे, ठीक है।
यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो गर्मी के प्रभाव बढ़ने से या इस तरह से। अब अगर साधारण रूप से देखें तो पेट्रोलियम पदार्थों से या औद्योगिक गतिविधियों से जो धुआं निकला उसने क्या किया, उसने जो एटमॉस्फेयर था उसको उसमें क्या किया, एक प्रकार से उसको गर्म करना शुरू किया, उस एटमॉस्फेयर को दूषित करना शुरू किया। अब सूर्य की किरणों के लिए वैसे ही एटमॉस्फेयर बन गया जैसा कि वो इक्वेटोरियल रीजन में था। परिणाम स्वरूप, और इक्वेटोरियल रीजन में और बढ़ा देगा वो, परिणाम स्वरूप फोटोसिंथेसिस की स्थिति बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन बनेगा और फिर ओजोन डिप्लीट होगा, ओजोन पैदा होगा। अब ये ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में सीधा थोड़ी चलेगा, ये पहले इर्द गिर्द हमारे घूमता रहेगा, ये इधर उधर चपका रहेगा, अपने आप को पूर्ण करना चाहेगा, कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाए, और रबर का टायर मिला उस पे चिपक गया, उसको देखिए जो गर्मी कहा जाता है कि रबर के टायर धीरे धीरे फटने लगते हैं, वो एक प्रकार से ओजोन रिएक्शन। विभिन्न प्रकार के अनसैचुरेटेड कंपाउंड इधर उधर उसको मिल रहा है, लेड निकल रहा है, तमाम चीजें हैं, क्रोमियम है, आयरन है, वो सब उसके सैचुरेट। एक प्रकार से ये प्रदूषण का खेल खेलना शुरू, प्रदूषित करना शुरू कर दिया। तो ओजोन जो नीचे है वो हमारे लिए प्रदूषण का, ये एक समस्या हमारे लिए हो जाती है। अब नोट्स को स्टडी करते हैं। प्रतिक्रिया के दौरान होती है जो कि हवा के माध्यम से लाखों किलोमीटर तक प्रत्यक्षता वायु प्रदूषण का। अब क्या होता है, बनेगा यहाँ फैलेगा हर जगह, ठंडे क्षेत्रों में अंटार्कटिका में भी पहुंच गया, अटलांटिक में पहुंच गया, यानी भले ही वो बन रहा है इधर इक्वेटोरियल रीजन पे, पर तो हवा के माध्यम से वो रशिया में पहुंच जाएगा, ठंडे एरिया में पहुंच जाएगा, कोल्ड रीजन में पहुंच जाएगा, हर जगह फिर वो नुकसान पहुंचाने का काम। ओजोन कुछ हाइड्रोकार्बन जैसे एल्डिहाइड के साथ सीधे ही प्रतिक्रिया करता है और वायु से उन्हें हटाना शुरू कर देता है, जो कि स्मॉग के प्रमुख तत्व जैसे पैरोक्सिल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। अब अक्सर क्या होता है, कभी कभी आप अगर गर्मी का दिन है और भीड़ में फंसे हो, भीड़ में फंसे हो और गाड़ी के धुआं खड़ा निकल रहा है, तो आप देखोगे कि अनावश्यक आपकी आंखों में जलन हो रही है और आंख से पानी फेंक रहा है। एक्चुअली वो कह रहा है पैन का निर्माण हो रहा है, पैरोक्सिल नाइट्रेट्स, जो सीधे हाइड्रोकार्बन से ओजोन के रिएक्शन से। अभी ओजोन एक प्रकार से खलनायक का रोल अदा कर रहा है, ओजोन मौजूद है, इधर उधर अनसैचुरेटेड है, वो हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट कर रहा है और पैन का निर्माण, पैरोक्सिल नाइट्रेट्स का निर्माण कर रहा है, जो आंखों में जलन को पैदा करता है। अब पता चला ये आंखों के लिए नुकसानदायक हो रहा है, परेशानी हो रही बॉडी को। सतही ओजोन या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का जीवन काल लगभग 22 दिनों का। अब जनरली ये एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास 22 दिनों तक रहेगा, उसके बाद ये कहीं ना कहीं सैचुरेट, और जब तक ये इधर उधर है तब तक हमें नुकसान पहुंचा ही रहे। 22 दिनों के आसपास या तो सैचुरेट हो जाएगा या एटमॉस्फेयर में ऊपर निकल जाएगा, ये स्थिति रहेगी। सतही ओजोन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि मानव इनको श्वसन प्रक्रिया के दौरान अपने शरीर में प्रवेश करता है। अब सोचिए ये कितना खतरनाक काम हो रहा है यहाँ पर, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हो क्या रहा है यहाँ पर, शरीर में प्रवेश करता है, इनका निर्माण विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ओजोन की अधिकता, यहाँ क्या कर रहा है कि जैसे ही हमने रेस्पिरेट किया, आज देख रहे हैं सब रेस्पिरेशन की वजह से कोरोना वाली प्रॉब्लम भी फैली हुई है हमारे साथ, लंग्स में ये पहुंच जाएंगे और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब हमारे बॉडी में गैसेस हैं और फेफड़ों में ये पहुंच गए हैं, ये उनके साथ रिएक्ट करेंगे, हैवी हो गए तो वहीं जमाव डाल देंगे, लंग्स के ऊपर एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फेफड़ों में नुकसान शुरू हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि मानव के लिए डायरेक्टली खतरनाक, तो सतही ओजोन कितना खतरनाक, वहीं पर नायक का रोल अदा कर रहा है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, समतापमंडलीय ओजोन, और खलनायक का रोल अदा कर रहा है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, भौममंडलीय ओजोन। समझे ओजोन का स्वरूप के दृष्टिकोण से क्लियर हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, सतही ओजोन के स्रोत, अब इनका स्रोत क्या, सोर्स क्या माना गया है,
वायु में बड़े उद्योग द्वारा प्रदूषण का छोड़ा जाना, जैसे रिफाइनरीज हैं, कोल रिफाइन्स है, पावर प्लांट्स हैं, अब ये बड़े बड़े उद्योगों से निकल रहा है, ये एक्चुअली प्रदूषण क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में फैले, इनके साथ है ओजोन रिएक्ट करेगा। ओजोन डायरेक्ट नहीं कर रहा है, ओजोन डायरेक्ट नहीं जाके कुछ तोड़ फोड़ रहा है, लेकिन जब प्रदूषक तत्व मिले उनके साथ, और नहीं मिलेगा तो वो ऊपर निकल। हाउ हमारे लिखन करेक्ट नहीं, तुलसी ओजोन छोड़, खतरनाक नहीं, लेकिन जब प्रदूषण है तो ये उसके साथ रिएक्ट करके नहीं जा रहा। तो प्रदूषण की वजह से ओजोन खलनायक, और नहीं तो ओजोन तो हर वक्त बना पता है ना, सूर्य की किरणों से आया और रिएक्शन से 1200 यूनिट जो है ओजोन परत प्रतिदिन बना। तो ये खलनायक का रोल होता है प्रदूषण की, जिसमें रिफाइनरीज है, कोल रिफाइनरीज है, पावर प्लांट्स है, अभी इनमें बड़ी मात्रा में धुआं, लेड वेड सब निकल रहा है, और वो सब कुछ हमारे लिए खतरनाक है। द्वितीय स्रोत सेकेंडरी जो हम गौर नहीं फरमा रहे हैं वो है वाहनों द्वारा वायु को प्रदूषित। वाहन है, अब आप कहेंगे, अभी शुरुआत में पढ़ा है मैंने, डायरेक्ट ऑटोमोबाइल्स का प्रभाव नहीं है पर इनडायरेक्ट। अब वाहन है, अब वाहन क्या कर रहा है, धुआं फेंक रहा है, और वो एटमॉस्फेयर में प्रदूषण पैदा कर रहा है। ये प्रदूषण के तत्व ओजोन के साथ परिणाम स्वरूप हमें नुकसान हो जाए। पेट्रोल है, पेट्रोल में लेड मिला दिया जिससे उसकी मात्रा बढ़ गई, लेडेड पेट्रोल अब बैंड हो गया, पहले बीच में काफी वर्षों तक लेडेड पेट्रोल, अब बाद में देखा गया कि तो खतरनाक, क्योंकि जब वो कंबस्ट हो गया, जल गया, तो कार्बन को एमिट कर दिया और लेड को भी एटमॉस्फेयर में फेंक दिया। अब वह लेड है भारी तत्व, अभी मैं आपको भार तत्व पढ़ाऊंगा, हेवी एलिमेंट पार्टिकल्स, वहां और बताऊंगा। तो ये लेड क्या है, इधर उधर घूम रहा है एटमॉस्फेयर में, और वो जब हमने श्वसन प्रक्रिया किया लंग्स में जाके छलनी, समझे बुलेट्स के रूप में जम गई, खच्ची से मारता लोहा, मतलब लेड क्या है, हेवी एलिमेंट, छोटे छोटे छोटे, और इतना माइन्यूट है कि एक बार में पता नहीं, जब 20 साल तक जाके जमता है। ये देखा गया कि शहरी क्षेत्र में जो लोग, उन्हें फेफड़े टीबी की प्रॉब्लम ज्यादा, ग्रामीण क्षेत्र में कम, या लंग्स के, हृदय के रोग, हार्ट पल्मोनरी के रोग, ये सब ज्यादा। कारण क्या है, लेडेड पेट्रोल, जो लेड हवा में, वायु में मिला हुआ है, क्योंकि पेट्रोल की गति तो बढ़ा दिया, एवरेज बढ़ा दिया उसने, बढ़िया गाड़ी चलने खुश हो गया इंसान, ये तो लेडेड पेट्रोल, सरकार ने वहां से लिया पेट्रोल, कच्चा तेल, और उसको लेड में लाकर डबल कर लिया, डबल बेनिफिट हो गया, और बढ़िया फायदा होने लगा, सरकार को फायदा, जनता को फायदा। साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, इतना माइन्यूट लेड है एटमॉस्फेयर में, पता नहीं चलेगा जमीन में जाएगा, लेकिन 20 साल बाद समझ आ रहे बाप, जब डॉक्टर की दुकान पे, क्लिनिक पे भीड़ बढ़ गई, क्या लेड का कमाल है, तब रोक लगा लेडेड पेट्रोल पे। अब इस प्रकार से देखें तो बहुत हानिकारक है ये सब कुछ, प्रदूषण के खेल, प्रदूषण की वजह से प्रकृति का संतुलन है बिगड़ गया, कोरोना पैदा हो, ये हम स्पष्ट कहेंगे, और इस बात को कोई नहीं कहेगा, क्यों, क्योंकि करने वाले हैं बड़े बप्पा लोग, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले, अमेरिका, रूस, चाइना, ये सारे लोग कार्बन के एमिशन को कर रहे हैं। आज देखिए, अच्छा सब तरफ देखिए चालबाजी, न्यूज चैनल्स पर इस बात को उठाया ही नहीं जाता, इस पर कोई डिबेट ही नहीं है, नो प्रदूषण ही, कोई प्रदूषण की मैटर ही नहीं है। क्या करते हैं, लिखते हैं, दिल्ली में देखिए इतना, ये रेड है, ये ब्राउन ऑरेंज है, ये चल रहा है, ये पीपीएम चल रहा है, ये बस लिख देते, लिख के उड़ा देंगे। सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है प्रदूषण, और इसपे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कार्बन का एमिशन। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा पेरिस एग्रीमेंट में कार्बन एमिशन के विषय में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बताऊंगा, क्योटो प्रोटोकॉल में समझाऊंगा, तब उसको और डेप्थ में करेंगे। तो ये सारी चीजें देखा जाए तो पृथ्वी के लिए खतरनाक है, और इन पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो अमेरिका इत्यादि, ओजोन है इसमें पूरे में, हाँ कुछ कह रहे हैं? नहीं सर। अच्छा चलिए, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखें तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको ओजोन में पढ़ाया, ओजोन लेयर से संबंधित मैटर, सेकेंडरी फैक्ट,
हाँ, तो अब यहाँ देखें तो सतही ओजोन जो निम्न समस्याओं को जन्म देता है। अच्छा 1 मिनट में ब्रेक पड़ेगी। समस्याओं को जन्म देता है। सबसे पहली बात, आंखों में जलन, असमय मृत्यु का कारण, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब ये मैंने बताया लंग्स की जो प्रॉब्लम है उन्हें ब्रोंकाइटिस कहते हैं। हार्ट अटैक तो आपको पता ही है, और अदर कार्डियोपल्मोनरी एक्टिविटीज या प्रॉब्लम। अदर कार्डियोपल्मोनरी का मतलब हुआ जो भी हृदय से संबंधित अन्य समस्याएं हैं वो सब कुछ। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी जो अक्सर एग्जामिनेशन में मतलब पूछा जाता है और आपको याद होना चाहिए। हाँ, कुंडी अंदर से लगा लिया, अंदर से कुंडी लगा लो। भारत के प्रोफेसर के.आर. रामानाथन द्वारा वायुमंडल ओजोन पर विभिन्न महत्वपूर्ण योगदान एवं एंटार्क्टिका में टॉक्सन ओजोन स्पेक्ट्रोफोटोमेटा स्टेशन की स्थापना करने के कारण उनको मिस्टर ओजोन के नाम से संज्ञात किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस्टर ओजोन। ये जरूर याद रखिएगा, मिस्टर ओजोन किसको कहते हैं। तो मिस्टर इंडिया भूल जाएगा पर मिस्टर ओजोन याद रखिएगा, ठीक है। आ जाओ, अभी बैठो अभी पहले इस टॉपिक कवर करने, उस पर खोल दो मोबाइल। स्वच्छ भारत अभियान। अब ये स्वच्छ भारत अभियान इसी के तहत मतलब ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। यहाँ तक ओजोन से संबंधित पॉइंट है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। That is Clean India Mission is a campaign by the government of India to clean the streets, roads and infrastructure of the country's 4,441 statutory cities to and towns. 4,041 शहरों को सफाई करने का अभियान चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। It includes ambassadors and activities such as run. अब इसमें बहुत से इसके एम्बेसडर्स बनाए गए, मतलब एम्बेसडर्स यानी कि जो कहा जाए प्रमुख व्यक्ति जो इसके लिए इस कार्य के लिए चुने गए, प्रचारक चुने गए। एक्टिविटीज सच एज रन, नेशनल रियल टाइम मॉनिटरिंग और स्प्रेड ऑफ अपडेटेड एनजीओज एंड प्रैक्टिसेस। बहुत से एनजीओज को कार्य दिए गए, जिसमें भारत सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान था जिसमें भारत को स्वच्छ रखने का उद्देश्य रखा गया। खैर अभी स्वच्छ भारत अभियान तो कहीं और चला गया, स्वच्छ कोरोना अभियान हो चुका है। कोरोना से कैसे मुक्ति हो, यही चल रहा है। ये कैंपेन, द कैंपेन वाज ऑफिशियली लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट राजघाट। ये गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी नहीं पैदा हुए थे, लेकिन उनके जो बर्थडे है उस दिन किया गया न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इट वाज इंडिया लार्जेस्ट एवर क्लीनलीनेस ड्राइव, और इस प्रकार से भारत का ये सबसे बड़ा एक सफाई अभियान था। ठीक है, भारत में जो भी होता है सबसे बड़ा अभियान होता है। ठीक है, तो अभी जैसे चल रहा है हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का विश्वव्यापी अभियान, ठीक है, बड़े स्तर पे, और सबको वैक्सीनेशन हो रहा है बड़े स्तर पे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये अभियान हुआ। ठीक है, with 3 million government employees, जिसमें 3 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लगाए गए, स्पेशली स्कूल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट। इसके साथ साथ स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स लगाए गए फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपेन। इस अभियान में पार्टिसिपेट करने के लिए द गवर्नमेंट इज एमिंग टू अचीव एन ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया। एक बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार का यह उद्देश्य कि 2019 तक वो खुले में शौच करने की जो एक प्रथा भारत में चली आ रही है, इससे फ्री होने के उद्देश्य के तहत इस योजना को बनाई थी, जिसके तहत 150वीं एनिवर्सरी बनाई गई महात्मा गांधी के। उसी अवसर पे इसको शुरू किया 2 अक्टूबर 2019 को, बाय कंस्ट्रक्टिंग 12 मिलियन टॉयलेट्स इन द रूरल इंडिया। ग्रामीण परिक्षेत्र में 12 मिलियन टॉयलेट्स बनाए गए। प्रोजेक्ट कॉस्ट जिसकी 1.96 लाख करोड़ रुपए मानी गई। तो जैसे 2 लाख करोड़ रुपए अभी कोरोना में पास हुआ था, गवर्नमेंट ने पास किया था और सबको मिल गया, वैसे यहाँ पे 1.96 लाख करोड़ रुपए पास हुए टॉयलेट बनाने के लिए। मोदी सेलेक्टेड 11 पब्लिक फिगर्स टू प्रोपेगेट दिस कैंपेन। इस कैंपेन को करने के लिए 11 प्रमुख चेहरों का जो चयन किया गया, वो 11 प्रमुख चेहरे कौन थे? सचिन तेंदुलकर, प्रियंका चोपड़ा, बाबा रामदेव, सलमान खान, शशि थरूर। शशि थरूर कांग्रेस के बड़े नेता हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव रह चुके हैं। टीम ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये आप लोग जानते होंगे, टीम ऑफ तारक मेहता। ठीक है, मृदुला सिन्हा, कमल हसन, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और इनके अलावा भारत के समस्त नागरिक। ठीक है, तो अगर आप नागरिक हैं तो आप लग जाइए। ठीक है, खुश हो जाइए कि आपको भी इसका एम्बेसडर बनाया गया। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, अब उस समय के तत्कालीन
अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एम वेंकैया नायडू, ठीक है, उस समय के ये थे, और वर्तमान में तो आप जानते हैं कि ये उपराष्ट्रपति के पद पर। इन्होंने एक झाड़ू उठाई, picked up a broom to help clean the cyclone hit city of विशाखापट्टनम। और उस समय विशाखापट्टनम में एक कहा जाए तूफान आया था, और उस शहर में काफी गंदगी थी, उठाकर झाड़ू पूरा शहर साफ कर दिया, ठीक है, इन द सदर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के शहर पर एज अ पार्ट ऑफ क्लीनलीनेस अभियान। और ये इन्होंने इस प्रकार से खूब लगकर सफाई करी और पूरा साफ कर दिया, और उसके बाद फिर ये पहुंच जाए उपराष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति भवन, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 was counted between 4th January 2017 and 7th February 2017, और इसके तहत इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 5 प्रमुख शहर जो इनाम पाए, पहला था इंदौर, दूसरा था भोपाल, तीसरा विशाखापट्टनम, चौथा सूरत और 5वां मैसूर। तो ये कुछ अदर फैक्ट्स मैंने आपको दे दिया, और इसके साथ ही साथ ओजोन में बचे हुए टॉपिक्स को क्लियर कर दिया, और यहीं पर फिर एंड हो जाता है आज की क्लास, जो 7 बजे तक नहीं चली, उससे पहले खत्म हो गई। घबराइए बिल्कुल नहीं, मैंने थोड़ा वादा भी निभाया और थोड़ा धोखा भी दिया। ऑलराइट, तो ये